हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को तो कैसे हो सभी। तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ का जलवा पे। तो गाइज हम करने वाले हैं क्लास +2 मैट्रिक्स का सॉल्यूशन, जो चैप्टर नंबर 3 आपका है उसका। ठीक है, सबसे पहले जो एक्सरसाइज 3.1 है उस एक्सरसाइज का हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो भी एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा उस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट यूज होने वाला है, सबसे पहले उस कंसेप्ट को करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स की, जनरली अगर मैं बात करूं, जब आप प्रेयर करते हैं स्कूल के अंदर या क्लासरूम में बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आपके बेंचेस लगे हुए हैं वो प्रॉपर एक रो के अंदर होते हैं और कॉलम्स के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं है कोई बेंच कहाँ है कोई बेंच कहाँ है। और जब आप प्रेयर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बोल दिया जाता है कि खड़े हो जाओ, कि आप कोई कहीं खड़ा है कोई खड़े नहीं, एक प्रॉपर रो बना के आपको लोगों को मतलब खड़ा किया जाता है। वैसे ही मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स होती है अरेंजमेंट। ठीक है, किसकी अरेंजमेंट, नंबर्स की अरेंजमेंट, किसके अंदर, प्रॉपर रो और कॉलम के अंदर। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर हैं। तो मैंने क्या किया, इन 6 नंबर को अरेंज किया। पहले मैंने लिखा 1 2 और 3, फिर यहां लिखा मैंने 4 5 और 6। इन 6 नंबर को मैंने क्या किया, 2 रो के अंदर अरेंज कर दिया। ये फर्स्ट रो हो गई और ये हमारी सेकंड रो हो गई, और इनको मैंने क्या कर दिया, एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, इन 6 नंबर को मैंने क्या किया, 2 रो के अंदर अरेंज कर दिया। ठीक है, और इनको क्लोज ब्रैकेट में एक जो है वो क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये क्या आ गई, एक अरेंजमेंट आ गई इन नंबर्स की, और ये जो अरेंजमेंट बनी ये क्या बन गई, हमारी मैट्रिक्स बन गई। क्या बन गई बच्चे, मैट्रिक्स बन गई। अब देखो, अब आपको एक चीज मैं यहां पे बता देता हूं कि जो हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल आपके पास लाइन बनती है, जो मतलब हॉरिजॉन्टल आपके पास ये जो है इस टाइप से बनता है। ठीक है, उसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैं बात करूं वर्टिकल लाइन की, तो इस टाइप से अगर मैं वर्टिकल अगर मैं बनाऊं तो इस टाइप से वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है जो आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस टाइप से आपके कॉलम होते हैं और इस टाइप से आपके पास क्या होती है, रो होती है मैट्रिक्स की। क्लियर। अब एक चीज और बता देता हूं इसके अंदर मैं आप लोगों को, यहां ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक्स के अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि एक कॉलम या एक रो पूरी ना हो। पूरी ना होने का मतलब है कि जैसे फर्स्ट रो लिख दी मैंने 1 2 3, सेकंड रो में लिख दिया 4 और 5, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कोई फर्स्ट रो के अंदर अगर 1 2 3 मतलब टोटल 3 एलिमेंट है तो सेकंड रो में भी 3 ही एलिमेंट आएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले में 3 खड़े हैं और दूसरे में 2 खड़े हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और सेम चीज क्या होगी कॉलम के लिए, कि पहले कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम मतलब C1 से डिनोट करेंगे जिसमें 1 है और 4 है। ये सेकंड कॉलम है 2 है जिसमें 5 है, और ये थर्ड कॉलम है जिसमें यहाँ 3 है और नीचे कुछ भी नहीं। ऐसा पॉसिबल आपका नहीं है। पूरी की पूरी जो भी मैट्रिक्स होती है उसके अंदर हर रो में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, हर कॉलम में सेम नंबर ऑफ मतलब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, सेम नहीं इक्वल नंबर। अगर इसमें 3 एलिमेंट हैं तो नीचे वाले रो में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा ही आएगा। तो मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ 0। अब देखो ऊपर भी 3 एलिमेंट, नीचे भी देखो 3 एलिमेंट। फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट है, सेकंड में भी 2 रहेंगे और थर्ड कॉलम में भी 2। तो हमेशा जो एलिमेंट्स हैं सभी रो में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, सभी कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इसमें डेफिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर की। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, देखो इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, इस मैट्रिक्स में फर्स्ट ये रो हो गई तो ये फर्स्ट रो हो गई, और ये सेकंड रो है तो इस मैट्रिक्स में क्या होगी, ये सेकंड रो हो गई। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो है और कॉलम कितने, 1 2 3, 3 कॉलम है।
तो कितने 2 रो हैं और क्रॉस में कितने कॉलम 3 कॉलम है। तो इसका मतलब ये कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हो गया हमारा 2 क्रॉस 3। याद रखना पहले जो नंबर ऑफ क्या आएगा, पहले आएगा नंबर ऑफ रो, जितनी उसमें रो होगी, क्रॉस में आएगा आपका नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने उसके अंदर आपके क्या होंगे कॉलम्स होंगे। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं पहले कॉलम लिख देते हैं उसके बाद रो लिख देते हैं, नहीं भाई, पहले रो आएगा उसके बाद आपका जो है इसमें क्या आता है कॉलम्स आता है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर लिखना है तो सिंपल है, आप ये देखो कि उस मैट्रिक्स में रो कितनी है और उस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं। तो पहले आएगा रो इनटू में मतलब क्रॉस कॉलम, तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि देखो भाई सिंपल सा अगर मैं जनरली बात करूं क्या कि आप लोगों को क्लास के अंदर हर स्टूडेंट को अपना अपना एक रोल नंबर दिया जाता है। रोल नंबर इसलिए दिया जाता है कि अगर एक क्लास में मान लो कि सुरेश के नाम से 3 बच्चे हैं, ठीक है, एक ही क्लास है, क्लास +2 में जिनका नाम सुरेश है, ठीक है, और वो जो सुरेश हैं उनका सभी का नेम सेम हो गया और उनका फादर नेम भी मान लेता हूं कि सेम है। अगर प्रिंसिपल ने बोला कि जाओ क्लास +2 में सुरेश को बुला के लेके आओ, तो अगर कोई भी जाएगा तो बोलेगा कि सुरेश को बुलाया प्रिंसिपल ने, तो आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होगा सभी के, और जो क्लास में टीचर होगा क्या कि कौन से सुरेश को बुलाया है। कंफ्यूजन हो गई ना, कंफ्यूजन। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि जाओ क्लास +2 में रोल नंबर 13 को बुला के लेके आओ, अब आप सभी को पता है कि एक ही स्टूडेंट होगा जिसका रोल नंबर 13 होगा। क्या कोई और बच्चा, क्या उस टाइम आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सा रोल नंबर 13, यहां तो 2-3 रोल नंबर 13 है, नहीं, ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ एक ही रोल नंबर 13 है। वैसे ही मैट्रिक्स ने क्या किया, अपने हर एलिमेंट को अपना एक रोल नंबर दिया, अपनी एक पहचान दी, उसको अपनी एक आइडेंटिटी दी। क्या कि उसने कहा कि हर एलिमेंट का अपना अपना एक रोल नंबर, अपनी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। देखो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं, तो इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, फर्स्ट रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम के अंदर है। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स इस एलिमेंट को पहचान दी A11। क्या दी? A11। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, A11। A11 का मतलब 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस एलिमेंट पे आओगे। आगे वाले एलिमेंट पे जाओगे, जैसे ही आप आगे वाले एलिमेंट पे गए तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है लेकिन कॉलम सेकंड का एलिमेंट है, तो इसको बोला गया 1-2 एलिमेंट। सिमिलरली जैसे ही मैं आगे वाले एलिमेंट पे जाऊंगा तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है लेकिन कॉलम कौन से का, 3 का, तो इसको रोल नंबर दिया गया 1-3। ठीक है, क्या रोल नंबर दिया गया इसको? 1-3 रोल नंबर दिया गया। अब अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो ये सेकंड रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, तो इसको रोल नंबर दिया गया 2-1, नेक्स्ट के लिए 2-2 और नेक्स्ट के लिए 2-3। तो वैसे हर एलिमेंट को अपना अपना रोल नंबर दिया गया। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि बताओ, अगर मैंने मैट्रिक्स लिख दी 1 2 3 4, एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख दी, और अगर आपको बोलूं कि बताओ 2-1 एलिमेंट कौन सा है, 2-1, 2 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो, ये सेकंड रो है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है। सेकंड रो, ये रही सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट हुआ? ये 3 एलिमेंट। तो आप लिखोगे कि सर ये आ गया आपका 3 एलिमेंट। क्लियर? तो क्या अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दी हुई हो, कोई भी मैट्रिक्स, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, और अगर आप लोगों से बोले कि बताओ ये एलिमेंट कौन सा होगा, तो आप 100% बता सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो आपका 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है ना, वहां
ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है भाई मैट्रिक्स से, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 -1 0 4 5 7 8। इसके अंदर 3 रो हैं, फर्स्ट रो हो गई, ये हमारी सेकंड रो हो गई और ये हमारी थर्ड रो हो गई। ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम और ये हमारा थर्ड कॉलम। तो ऑर्डर क्या हो गया इस मैट्रिक्स का? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर हो गया। क्या ऑर्डर हो गया? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। तो अगर आप लोग से पूछूं कि बताओ इसका 2 3 एलिमेंट कौन सा होगा? 2 3 एलिमेंट का मतलब कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये रही सेकंड रो और ये रहा थर्ड कॉलम। कौन सा एलिमेंट आया? 4 आया। देख लो। अगर आप लोगों से पूछूं कि इसका 3 2 एलिमेंट कौन सा होगा, तो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट मान लो, थर्ड रो ये रही और इसका सेकंड एलिमेंट मान लो ये क्या आया? 7। थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट बोल लो या थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो देख लो जहां ये इंटरसेक्ट करेगा थर्ड रो और सेकंड कॉलम, दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 7। 7 पे वो इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब 7 वो आंसर होगा। क्लियर? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन की, ऑर्डर क्या होता है ऑर्डर भी कर लिया, और मैट्रिक्स में हर एलिमेंट को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं वो भी कर लिया। मैट्रिक्स की जो नोटेशन होती है, मैट्रिक्स को हमेशा एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो इसका सिंबल होता है वो क्लोज ब्रैकेट I, J ये होता है, जिसका ऑर्डर आपका क्या हो? M क्रॉस N हो। इस टाइप से मैट्रिक्स को हम जनरली जो है उसकी नोटेशन होती है। M क्रॉस N उसका ऑर्डर है, M उसमें रो है, N नंबर ऑफ उसमें कॉलम है, AIJ I रिप्रेजेंट करता है कि वो कौन से रो का एलिमेंट है, और J मतलब कौन से कॉलम का। जैसे 1 1 1 2 2 1 3, जैसे 2 3 लिख दिया तो I की वैल्यू ये 2 हो गई और J की वैल्यू ये 3 हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से जनरली जो है मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, इसकी जो नोटेशन है वो क्या रहती है हमारी, ये रहती है। क्लियर हुआ यहां तक आप सभी का? ठीक है, देखो कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट करके अपना डाउट जरूर कर लिए, मतलब क्लियर कर लेना। ठीक है भाई, ओके। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन पे देखते हैं गाइस। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास, रो मैट्रिक्स कौन सी होती है। ठीक है, एक एक डेफिनेशन करवाऊंगा मैं, आपको टेंशन मत लो। रो मैट्रिक्स, ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो सिर्फ 1 हो। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली 1 रो हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी एक रो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे एक मैट्रिक्स A ले ली जिसके अंदर मैंने लिख दिया 2 3 4। ठीक है, तो अब इसके अंदर सिर्फ एक रो है, और कॉलम की बात करें तो 1 2 और 3 कॉलम है, ऑर्डर आया 1 क्रॉस 3, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो आपकी रो मैट्रिक्स है। ठीक है, और सेकंड डेफिनेशन आती है इसमें कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 कॉलम, जिसमें एक कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैट्रिक्स A मैंने ले ली इस टाइप से 1 2 3। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। लेकिन रो की अगर बात करें तो ये फर्स्ट रो हो गई, ये आपकी सेकंड रो हो गई और ये आपकी थर्ड रो हो गई। इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 1। ठीक है, क्यों? इसमें 3 रो है लेकिन कॉलम इसमें सिर्फ एक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर यहां तक? चलो नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है देखिए, डेफिनेशन देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर की, तो देखो अगर कोई भी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर। उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? इफ, अगर m इज नॉट इक्वल टू n हो। m मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम उसमें इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक मैट्रिक्स A ले ली मैंने, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 2 रो हैं लेकिन कॉलम कितने हैं? 3। तो ये क्या एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों? कि इसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं है। अगर इसमें 3 ही रो होती और 3 ही कॉलम होते तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जैसे एक मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 4 और 5, ठीक है, किस ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। तो यहां देखो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपकी नहीं है, नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वही होती है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर 3 रो है तो 4 कॉलम हो सकते हैं, 3 रो है तो 2 कॉलम हो सकते हैं, लेकिन रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल हो, मतलब अब आपका m और n इक्वल होना चाहिए। अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो आपका m और n जो है इक्वल अगर होगा तो उसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलूंगा। जैसे ये वाली मैट्रिक्स, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, ठीक है। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, और अगर मैं इसमें 1 रो और बढ़ा दूं, ये कर दिया, अब इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर? तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके इक्वल रहते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलते हैं? अगर उसके डायगोनल के एलिमेंट्स आपके नॉन जीरो हो। जैसे 3 क्रॉस 3 की अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स बनाऊंगा तो नॉन जीरो का मतलब जैसे डायगोनल एलिमेंट होते हैं 1 1 2 2 और 3 3, ये आपका जो डायगोनल है वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब इनके एलिमेंट आपके जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? आपके जीरो होने चाहिए। अगर कोई भी मैट्रिक्स जो इस फॉर्म के अंदर है, देख लो आपके स्क्रीन के ऊपर, सेम इस फॉर्म के अंदर 1 1 2 2 3 3 आपका नॉन जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 1 0 0 0 3 0 0 0, यहां लिख दिया मैंने 5, तो ये क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो आपके नॉन जीरो है और बाकी के सारे एलिमेंट आपके जीरो हैं, ठीक है। पूरा का पूरा, मैं कह रहा हूं पूरा का पूरा डायगोनल आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर बाई चांस यहां जीरो रख दिया मैंने तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, याद रखना, क्योंकि पूरा ये नॉन जीरो रो है ना। नॉन जीरो का मतलब कि ये यहां भी अगर जीरो आ गया और यहां भी अगर जीरो आ गया, अब ये जीरो हो गया। अगर नॉन जीरो का मतलब होता है कि अगर एक एलिमेंट भी आपका नॉन जीरो है, देखो 1 0 0, क्या आ गया? 1 0 0, तो इसको हम नॉन जीरो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा जीरो नहीं है। ये पूरा जीरो तब होता जब तीनों के तीनों जीरो होते हैं, ठीक है ना। तो बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ये भी एलिमेंट जीरो, ये भी एलिमेंट जीरो, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स जो आपकी इस फॉर्म के अंदर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, और अगर मैं 2 क्रॉस 2 की बात करूं तो 1 1 0 0 2 2, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसी में डेफिनेशन आती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स की एक चीज और बता देता हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स को हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, मान लेता हूं ये मैंने ए मान लिया इसको, तो मैं इसको लिख सकता हूं डायगोनल 1 1 2 2 और 3 3। इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूं ए मैट्रिक्स को। क्या, A इज इक्वल टू डायगोनल 1 1 2 2 3 3। मतलब इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये भी अगर A के इक्वल है तो A इज इक्वल टू आ जाएगा डायगोनल 1 1 और 2 2। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने लिखा है डायगोनल 1 और 2, डायगोनल 1 और 2, डायगोनल 1 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये 1 1 एलिमेंट है और ये 2 2 एलिमेंट है। 1 1 एलिमेंट है ये और ये 2 2 एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट 0। इसको मैं इस टाइप से लिखूंगा। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन थी हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, अगर डायगोनल के एलिमेंट सभी के सभी क्या हो, इक्वल हो। डायगोनल के सभी एलिमेंट अगर इक्वल हो तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फॉर्म के अंदर हो k 0 0 k, 2 क्रॉस 2 की स्केलर मैट्रिक्स इस फॉर्म के अंदर होगी, और अगर मैं 3 क्रॉस 3 की बात करूं तो k 0 0 0 k 0 0 0 k। अगर कोई मैट्रिक्स जो इस फॉर्म के अंदर है 2 क्रॉस 2 की, और ये हो गया 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की स्केलर मैट्रिक्स। अब अगर बात करो यहां पे k की, तो k कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। k की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो स्केलर मैट्रिक्स में यहां अगर 2 है तो यहां भी 2 होगा, यहां अगर 3 है तो ये भी 3, ये भी 3। डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। अगर 2 2 2 बाकी सारे क्या होंगे, 0। तो उसको मैं क्या बोलता हूं, स्केलर मैट्रिक्स बोलता हूं। क्लियर। तो ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, नेक्स्ट है हमारे पास कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, और नेक्स्ट एक डेफिनेशन और रहती है इसमें कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। फिर हमारा ये इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम आगे का मतलब इसका आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, आगे फिर एक्सरसाइज करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप लोगों को लगे कि ये तो सर बोरिंग सा हो रहा है, मतलब इसका क्या करेंगे, तो भाई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ +2 तक ही रहने वाले हो, +2 के आगे कुछ भी नहीं करने वाले। अगर आप ये सोच के देख रहे हो कि हमें तो मार्क्स से मतलब है +2 में, तो भाई फिर तो आप एक्सरसाइज का सोल्यूशन देख लो सीधा। और अगर आपको ये है कि आगे जैसे आप +2 के आगे जाओगे, अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो, चाहे डिफेंस एग्जाम का कर रहे हो, लड़के अगर डिफेंस के लिए जाते हैं, एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको दोबारा से पढ़नी पड़ेगी और बड़ी बारीकी से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीजें वहां इंपॉर्टेंट देती हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस है रखता है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ +2 ही पास नहीं कर रहे हो, +2 के बाद भी आपको करना पड़ेगा। फिर ऐसा है कि आपको दोबारा से वो सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये था स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन। आगे करते हैं इसके नेक्स्ट डेफिनेशन जो है उसका कंसेप्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या मैं कह सकता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2 क्रॉस 2 की, तो यूनिट मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स को ही बोलते हैं, लेकिन उसके डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं। 1 0 0 1। तो ये क्या आ गई मेरे पास, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई, मतलब एक यूनिट मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, इसमें डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, 0। और अगर मैं बात करूं 3 क्रॉस 3 की यूनिट मैट्रिक्स की, तो स्केलर मैट्रिक्स ही होगी, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, 1। तो डायगोनल के एलिमेंट होंगे 1 1 1, और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे आपके, 0। तो ये क्या आ गई मेरे पास, एक 3 क्रॉस 3 की यूनिट मैट्रिक्स आ गए। तो कहीं भी अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी हो या यूनिट मैट्रिक्स लेनी हो, एक ही बात है। तो 2 क्रॉस 2 की यूनिट मैट्रिक्स ये रहेगी, और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स आपकी ये रहेगी। इसको हम I2 भी लिख सकते हैं और इसको हम I3 भी लिख सकते हैं। I2 का मतलब है कि 2 क्रॉस 2 की यूनिट मैट्रिक्स, और I3 का मतलब है कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स। ओके, अगर मैं I4 लिखूंगा तो मतलब 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स। तो पहला एलिमेंट 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0,
फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0 0 1 0 और 0 0 0 1। तो देख लो ये डायगोनल बन गया आपका। देख लो 1 1 एलिमेंट, 2 2 एलिमेंट, 3 3 एलिमेंट, 4 4 एलिमेंट, सारे क्या है 1 और बाकी सारे एलिमेंट क्या है 0। और ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की क्या बन गई, एक यूनिट मैट्रिक्स बन गई। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन देखो। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में मेरे पास दो डेफिनेशन होती है, एक होता है अपर ट्राइंगुलर और एक होता है लोअर ट्राइंगुलर। ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। याद रखना एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ठीक है, मैंने लिया 1 2 3 0 5 और यहां लिख दिया मैंने 7, यहां लिखा 0 0 8। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके अंदर जो आपका डायगोनल होता है, डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट नॉन जीरो और नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो। देखो ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है ना, नीचे के सारे तीनों एलिमेंट क्या है, जीरो है, ऊपर क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर मैं इसमें यहां इसको ऐसे लिखता 1 0 0 2 5 0 7 8 और यहां लिख दे 9। अब यहां देखो लोअर में एक ट्रायंगल बन रहा है और इसके ऊपर सारे एलिमेंट क्या है, 0 0 0 0, तो इसका मतलब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर, ठीक है। तो ये थी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट आपके जीरो हो, जिसको हम जीरो से डिनोट मतलब ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या, जिसके सारे के सारे एलिमेंट आपके जीरो हो और वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, हर एलिमेंट उसका क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, वॉइड मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, नल मैट्रिक्स भी इसको बोल सकता हूं। याद रखना कि जीरो मैट्रिक्स हो, नल मैट्रिक्स हो, उसके अंदर हर एलिमेंट आपका क्या होता है, जीरो होता है, हर एलिमेंट आपका क्या होगा, जीरो, और वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। उसका ऑर्डर ऐसा नहीं है कि वो स्क्वायर ऑर्डर का ही होगा, किसी भी ऑर्डर की वो मैट्रिक्स हो सकती है, उसमें कितने भी रो और कितने भी कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो गाइस, नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन है इस चैप्टर की है, मतलब इस एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज जब 3.1 स्टार्ट करेंगे तो इस एक्सरसाइज के अंदर तो ये आज की जो डेफिनेशन यूज होने वाली है वो ये लास्ट डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, क्या, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स या 4 मैट्रिक्स, कितनी भी मैट्रिक्स हो, पहले हम दो को लेके चलते हैं। दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, ठीक है, उसके लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कि ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपके क्या होने चाहिए, आर इक्वल। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, ऑर्डर तो हम समझ गए सर ऑर्डर, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि इस मैट्रिक्स का अगर जो 1 1 रोल नंबर का बंदा होगा वो इस मैट्रिक्स के 1 1 रोल नंबर के इक्वल होगा।
ठीक है। इस मैट्रिक्स का जो 2 1 नंबर एलिमेंट होगा वो इस मैट्रिक्स के 2 1 नंबर एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर कोई इस साइड के अंदर 2 3 एलिमेंट है तो इस साइड का जो 2 3 एलिमेंट होगा दोनों सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वो दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल होगी, अदरवाइज वो मैट्रिक्स आपकी इक्वल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मैट्रिक्स ए ले ली 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स बी ले ली मैंने 3 4 1 2, ऑर्डर दोनों का सेम है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां 1 1 एलिमेंट 1 है और यहां 1 1 एलिमेंट 3 है, तो क्या 1 और 3 इक्वल होते हैं? नहीं होते, तो दूसरी कंडीशन गलत हो गई, इसका मतलब ए और बी आपके इक्वल नहीं है, ठीक है। याद रखना ए और बी इक्वल तभी होंगे जब वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये थी गाइस हमारे पास इस एक्सरसाइज 3.1 का पूरा इंट्रोडक्शन। क्या क्या डेफिनेशंस थी, सारी डेफिनेशंस मैंने बता दी विद एग्जांपल। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डेफिनेशन में इशू है, देन आप लोगों मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पे मैसेज करके आप क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्लियर कर सकते हैं। एंड गाइज आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताएं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पूरा आपको एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करवाऊंगा, और याद रखना मेरा यही जो है मेन मोटो रहेगा कि आप लोगों को एक्सरसाइज के साथ साथ उसका जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे से समझाऊं, ठीक है, ताकि जब आप कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो तो एक्सरसाइज में आपको बहुत हेल्प मिलती है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ओके। और आगे जब भी आप कोई भी एग्जाम में जाते हो, अगर आप IIT JEE का एग्जाम देते हो, NDA का एग्जाम, एयरफोर्स का एग्जाम, तो उन सभी में आपको हेल्प मिलेगी अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आपका क्लियर होगा तो, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट का एक्सरसाइज 3.1, उसके बाद 3.2, 3.2 से पहले हम उसका कंसेप्ट, फिर उसके बाद 3.2, ओके। इस तरीके से हम हर एक्सरसाइज को करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों।